हाउ मेनी पिन्स आर देयर राज? सर नहीं मालूम। 40 पिन्स है, 40. तो 40 पिन्स आर देयर इन इंटेल 8086. देयर इज 40 पिन्स. नाउ ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है 8086, ये दो ऑपरेटिंग मोड में काम करता है. आप बोल सकते हैं यूनि प्रोसेसर एंड मल्टी प्रोसेसर. तो ये दो ऑपरेटिंग मोड क्या है? तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड. मिनिमम और मैक्सिमम में बेसिक डिफरेंस क्या है? मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में जितना भी कंट्रोल सिग्नल्स है ये सब आपका जो मेमोरी या इनपुट आउटपुट के लिए जनरेट करेगा सीपीयू, ये सब आपका 8086 जनरेट करेगा. नो कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड from other part of the system. All control signals are generated for memory as well as input output through the microprocessor, and you can say that is the 8086. लेकिन maximum operating mode क्या है? In maximum operating mode some of the control signals are generated externally. तो कुछ कंट्रोल सिग्नल आपका एक्सटर्नली यानी कि सीपीयू से बाहर भी कुछ कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है. अब जो बाहर जनरेट होगा वो इट विल रिक्वायर द एडिशन ऑफ एक्सटर्नल बस कंट्रोलर. तो वो एडिशनल बस कंट्रोलर हमारा 8288 बस कंट्रोलर के फॉर्म में इंट्रोड्यूस हुआ, जो 8086 में मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड को सपोर्ट करता है. यानी मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड यहाँ पर, और आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर दो पिन है. एक पिन है आपका वोल्टेज VCC पिन, और एक दो कॉम्बिनेशन का पिन है, एक GND पिन, ग्राउंड पिन. तो जब हम DC वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो ये मिनिमम मोड में काम करता है यानी लॉजिक 1 में, और जैसे ही पावर सप्लाई को लो करते हैं तो ग्राउंड अप करते हैं तो ये मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में आपका स्विच कर जाता है. तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में क्या है कि सम ऑफ द एक्सटर्नल डिवाइस to the computer is also responsible for generation of control signals for the system. So at that moment the mode of Intel 8086 become the maximum operating mode. तो ये सबसे पहले 8086 पिन डिस्क्रिप्शन है. 40 पिन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो 40 पिन्स आपका किस पर्पस के लिए यूज होता है, कौन सा पिन का क्या फंक्शनिंग है. तो बिफोर डिस्कशन ऑफ दैट 40 पिन्स we just discussed कि what are the various operating mode of Intel 8086. So these are the two operating mode. Now the second section we just discussed about. This is the diagram. ये आपका 8086 का पिन डायग्राम है. तो इसमें देखिए दो सेक्शन में बटा है. लेफ्ट साइड में 1 से 20 टॉप टू बॉटम आया है, और राइट साइड में 21 से 40 बॉटम टू टॉप आपका सीक्वेंसिंग किया गया है. अब इसमें देखिए तीन तरह का पिन आपको दिखेगा: बाई डायरेक्शनल पिन, इनवर्ट पिन और आउटवर्ड पिन. बाई डायरेक्शनल पिन जिस पिन में दोनों तरफ डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना. जैसे आपका पिन नंबर, ये देखिए 2 नंबर पिन से लेकर लेफ्ट साइड में 17 नंबर तक का पिन, ये बाई डायरेक्शनल पिन है, ठीक है ना. और इधर राइट साइड में भी आपका कुछ पिन बाई डायरेक्शनल है, जैसे 39, उसके बाद इधर 30 और 31 ये बाई डायरेक्शनल पिन है. इनवर्ट पिन हुआ जो प्रोसेसर के तरफ हो, यानी कि जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स सीपीयू होगा. जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द एग्जांपल लाइक पिन नंबर 18, 19, ये सब इनवर्ट पिन है. इनवर्ट का मतलब हुआ जो सीपीयू के तरफ डायरेक्शन हो, जिसका एरो जो है सीपीयू के तरफ हो. तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है 8086. तो अगर इसके टुवर्ड्स होगा तो वो इनवर्ट होगा, और अगर सीपीयू से बाहर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द आउटवर्ड पिन. तो आप इनवर्ट को इनपुट पिन भी बोल सकते हैं, आउटवर्ड पिन को आउटपुट पिन भी बोल सकते हैं. यानी सीपीयू के तरफ जो होगा वो इनपुट पिन होगा, और सीपीयू से बाहर के तरफ एरो होगा तो वो आउटपुट पिन होगा. ठीक है ना, क्लियर है ना. अब यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर जब इस पिन को आप देखेंगे, जब हम लोग डिस्कस करेंगे बिफोर दैट, आप देखेंगे पिन नंबर 24 से लेकर 31 तक, यानी फ्रॉम पिन नंबर 24 टू 31, ये आपका दो नाम यहाँ पर यूज किया हुआ है. एक जैसे पिन नंबर 24 आपका इंट ए कॉम्प्लीमेंट है, तो उसका दूसरा नाम QS1 भी है, यानी क्यू स्टेटस बिट्स. ए ली है 25 तो इधर QS0 है, डेन है तो इधर S0 है, BTR है तो इधर S1 है. तो ये जितना भी आपका लेफ्ट साइड पिन नेमिंग कन्वेंशन है, दिस इज फॉर मिनिमम ऑपरेटिंग मोड, और जो राइट साइड जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा गया है ये सब आपका मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड पिन है. यानी
आउट ऑफ 40 पिंस 8 पिंस आर अनकॉमन पिन, ठीक है ना। 32 पिन तो आपका कॉमन है, जो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में सेम वर्क करता है, लेकिन जो 24 से 31 का पिन है, यानी टोटल 8 पिन, ये 8 पिन जो है ये डुअल मोड में काम करता है, यानी कि सेम पिन मिनिमम मोड में अलग नेमिंग कन्वेंशन यूज होगा, मैक्सिमम मोड में उसका अलग नेमिंग कन्वेंशन यूज होगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आता है तो एग्जामिनेशन में 32 पिन तो आप कॉमन डिस्कस करेंगे, और ये 8 पिन को आप इसका फंक्शनिंग मिनिमम और मैक्सिमम मोड के बेसिस पर लिखेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। Yes, sir. नाउ दो सिस्टम बसेस हम लोग पढ़े थे, तो 3 तरह का सिस्टम बसेस पढ़े थे, डेटा, कंट्रोल और एड्रेस बस। डेटा बस जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, हमको पता है। कंट्रोल बस और एड्रेस बस ये यूनी डायरेक्शनल होता है, क्योंकि डेटा बस जो है सीपीयू जो है डेटा को इन भी करता है, डेटा को आउट भी करता है। प्रोसेसिंग कराने के लिए डेटा उसको चाहिए होता है, और आफ्टर प्रोसेसिंग उस डेटा को रीलोकेट करता है, डेस्टिनेशन जहां भेजना होता है वहां भेजता है। तो इसको बाई डायरेक्शनल पिन चाहिए, डेटा बस के लिए बाई डायरेक्शनल पिन चाहिए। तो आउट ऑफ, हाँ, दूसरा हम लोग ऑलरेडी हम लोग के पास कंसेप्ट है कि आपका जो 8086 है उसमें 16 बिट डेटा बस है और 20 बिट एड्रेस बस है ना। 16 बिट डेटा बस है और 20 बिट एड्रेस बस है। अब यहाँ जितना भी पिन देख रहे हैं ना, ये पिन का वैल्यू एट ए टाइम एक ही होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। इस पिन से एक बार में 2 वैल्यू नहीं जा सकता है। और बाइनरी स्टेट में पिन का वैल्यू या तो लॉजिक 1 होगा या लॉजिक 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर पुश पिन आपको ऐसा मिलेगा जो मल्टीप्लेक्स्ड है, यानी एक ही पिन का काम 2 तरह से 2 कामों के लिए हो रहा है। और पुश पिन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मोड में लिखा गया है, जैसे MN/MX बार, देखिए पिन नंबर 33, तो MN/MX बार लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि MN stands for minimum and MX stands for maximum। तो जब ये पिन में लॉजिक 1 होगा, यानी कि इनपुट 1 होगा, तो ये मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा। क्यों? मैक्सिमम में क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैक्सिमम आपका कॉम्प्लीमेंट्री पिन है। तो जो नॉन कॉम्प्लीमेंट पिन है वो एक्टिव हाई होता है, यानी कि उसका नेमिंग कन्वेंशन वो एक्टिव हाई होता है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री पिन है वो एक्टिव लो होता है। यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री पिन होगा उसमें जब वैल्यू 0 जाएगा तब वो ऑन होगा, और नॉन कॉम्प्लीमेंट्री पिन में जब वैल्यू उसका 1 मिलेगा तब वो ऑन होगा। इट इज क्लियर टू यू और नॉट? नो सर। हाँ, MN/MX बार, जैसे अगर हम बोले कि यहाँ पर तो यहाँ देखिए MN/MX बार, अगर हम बोले इज इक्वल टू 0, तो MN में क्या स्टोर हो रहा है? MN में क्या स्टोर हो रहा है? 1, 0। और MX में क्या स्टोर हो रहा है? 0 का कॉम्प्लीमेंट। तो 0 हो गया MN, इसका मतलब ये क्या हुआ, डिजेबल या इनेबल? डिसेबल। और ये इनेबल। वही चीज बता रहे हैं, यानी कि इस पिन से एक समय में तो या तो 0 पास होगा या 1। तो अगर 0 आपका इनपुट है इस पिन का, तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड तो डिजेबल हो गया, और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड चूंकि कॉम्प्लीमेंट है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1। समझ रहे हैं ना? तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। इसका मतलब है कि मैक्स जब आपका मिनिमम डिजेबल होगा तो मैक्सिमम इनेबल हो जाएगा। और यही चीज है कि जब आप बोलेंगे कि MN/MX बार इज इक्वल टू 1 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? MN इक्वल टू 1 हुआ, MX बार इक्वल टू क्या हो गया? 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो ये क्या हो जाएगा? इनेबल। और ये क्या हो जाएगा? डिसेबल। समझ में आ रही बात? यानी उस या तो वैल्यू 0 जाएगा या 1 जाएगा। जब 0 जाएगा तो जो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री पिन है उसमें 0 यूज असाइन होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री पिन है उसमें 0 का कॉम्प्लीमेंट होके 1 असाइन होगा। ठीक है ना? तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड आपका एक्टिव हाई होगा, यानी कि जब भी MN का वैल्यू 1 होगा तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम आपका डिजेबल हो जाएगा। जब MN 1 होगा तो MX बार क्या हो जाएगा?
zero. जीरो हो जाएगा ना? 0. हाँ, Yes, sir. यहाँ पर ऐसा भी पिन मिलेगा जो कॉम्प्लीमेंट्री पिन है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री पिन है और अकेले यूज हो रहा है वो एक्टिव हाई होगा या एक्टिव लो होगा? क्या बोले सर? जैसे मान लो कि तुम्हारा ये कॉम्प्लीमेंट्री पिन है, तो ये एक्टिव हाई होगा या एक्टिव लो होगा? यानी एक्टिव हाई और लो कहने का मतलब है कि ये एक्टिव कब होगा, लॉजिक 0 होने पर या लॉजिक 1 होने पर? लॉजिक 1 होने पर हाई होगा। एक्टिव लो होगा। लो का मतलब 0 से है, तो जब इस पिन का वैल्यू लॉजिक 0 होगा तभी ना WR ऑन होगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? यस नहीं आ रही है? राज वर्मा, नहीं सर. नहीं आ रही तो बोलिए। एक्टिव यस सर, नहीं आ रही सर. एक्टिव का मतलब क्या हुआ, उस पिन का जिस पर्पज से यूज किया जा रहा है वो उस पिन में एलोकेट होना। तो WR कॉम्प्लीमेंट अगर कॉम्प्लीमेंट्री पिन है, अगर वो लॉजिक 0 में होगा तो क्या हो जाएगा, WR का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा या 0? 1 होगा सर. अगेन देखो, एक्टिव लो क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि WR इज इक्वल टू अगर 0 है, इसका मतलब क्या है, डेट इज WR यानी 0 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। तो ये WR आपका क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। यानी कि WR का वैल्यू 0 है, तो ये पिन जो है इससे एक्टिव लो है। एक्टिव इसलिए कहा गया कि जब इससे लो इनपुट आपका दिया जाएगा, यानी जब लो इनपुट होगा तो ये आपका पिन क्या होगा, इनेबल्ड हो जाएगा। यस सर। नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? नहीं समझ में? कोई को समझ में आया? यस सर, आ गया समझ में सर. अभी हम बताते हैं, रुकिए। देखिए पहले ये समझ लीजिए कि एक्टिव हाई क्या होता है, एक्टिव लो क्या होता है। एक्टिव हाई, एक्टिव लो। एक्टिव हाई का मतलब हुआ जब वो पिन जो है लॉजिक 1 पर हो, और एक्टिव लो का मतलब जब लॉजिक 0। तो अब बताइए कि अगर आपका MN MX बार है, इसी को समझिए, ये तो है एक ही पिन। MN MX बार नाम दो लिया गया है लेकिन पिन तो एक ही है ना। MN स्टैंड्स यस फॉर सर. और MX स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम। तो अब बताइए कि ये पिन जो है एक्टिव हाई होगा या एक्टिव लो होगा? यानी मिनिमम ऑपरेटिंग मोड आपका कब होगा, जब पिन लॉजिक 1 में होगा या लॉजिक 0 में? पिन का वैल्यू मिनिमम में 1 कब असाइन होगा, जब लॉजिक 1 होगा तब, या जब लॉजिक 0 होगा तब? सर 1 होगा. MN 1 होगा तब MX 0 होगा ना सर. हाँ ठीक है, अब यहाँ समझिए, MN इक्वल टू 1 होगा, बोले ना 1 मतलब लॉजिक 1। तो ये पिन का क्या बोलेंगे, एक्टिव हाई या एक्टिव लो? एक्टिव हाई. हाँ, इसलिए एक्टिव हाई इसलिए है क्योंकि जब MN का वैल्यू 1 है तो MX बार क्या हो जाएगा, 0. यानी कि मैक्स मिनिमम ऑपरेटिंग मोड जब इनेबल होगा तो मैक्सिमम डिजेबल हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री पिन का मतलब यही है, उस पिन से वैल्यू आपने 1 ले लिया तो मैक्सिमम को डिजेबल कर दिया। तो मैक्सिमम कब इनेबल होगा, जब MN में 0 जाएगा, जब लॉजिक 0 होगा। यस जब सर. लॉजिक 0 होगा तो MN में 0 जाएगा तो MX क्या हो जाएगा, 1. 1 यानी ये जो पिन है मिनिमम ऑपरेटिंग मोड बाय डिफॉल्ट आपका काम कर रहा है प्रोसेसर, तो ये पिन आपका एक्टिव हाई होगा, ठीक है ना। और यस सर. ऐसे ही एक्टिव हाई होगा, इसका मतलब इस पिन से लॉजिक 1 आपका पास हो रहा है 1 वैल्यू, तो 1 हो रहा है, यानी कि MN में 1 असाइन हो रहा है और MX में 0 असाइन हो रहा है। क्यों 0 असाइन हो रहा है, क्योंकि MX जो है वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा गया है।
तो mx का जो वैल्यू यानी 0 जो है mx के लिए नॉट गेट से होकर जा रहा है, तो नॉट गेट से जब होके जाएगा तो 0 बिकम 1, अगर 1 होगा तो 1 बिकम 0, क्योंकि नॉट गेट क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है, 1 को 0 और Yes, 0 को 1 बदल देता है। तो यहाँ पर जब भी आप कोई कॉम्प्लीमेंट्री पिन देखिएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पिन अगर अकेले है तो उसको आप एक्टिव लो बोलिएगा या एक्टिव हाई बोलिएगा? एक्टिव हाई। कॉम्प्लीमेंट्री पिन mx बार आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पिन है, यानी कि Yes, sir. mx पर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है और mn पर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा हुआ है। तो mx बार आपका क्या है, ये जो भी आपका वैल्यू होगा 0 या 1 उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो mx में डायरेक्ट Yes, mx sir. लॉजिक 0 या लॉजिक 1 असाइन नहीं हो रहा है, mx में लॉजिक 0 या लॉजिक 1 का कॉम्प्लीमेंट असाइन हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ Yes, जस्ट sir. रिवर्स उल्टा सोचिएगा आप। तो mx बार आपका जो है, यानी जो भी कॉम्प्लीमेंट्री पिन है वो एक्टिव लो होता है। एक्टिव लो कहने का मतलब है कि जब लो इनपुट उसमें जाता है तब वो एक्टिव होता है, हाई इनपुट देते हैं तो वो डिजेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री पिन है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। तो जो भी कॉम्प्लीमेंट्री पिन है वो उसमें आपका हाई आउटपुट हाई इनपुट जो है उस पिन को डिजेबल करता है, लो इनपुट जो है वो उसको इनेबल करता है। ये समझना है। अब समझ में आया होगा कुछ? Yes, sir. यस सर। तो नेक्स्ट, हाँ, तो अब जो हम लोग 40 पिंस है, इस 40 पिंस को पहले 20 पिन में बदल देते हैं। 20 इसलिए क्योंकि हम कितना एड्रेस बस है, 20 बिट एड्रेस बस है और 16 बिट डेटा बस है। तो पहला जो आप हम लोग डिस्कस करेंगे पिन नंबर 2 से लेकर पिन नंबर 16, कितना हो गया, AD0 से AD14, 15 पिन हो गया, है ना। 1 से 16 को ऐसे देखिए ना, 1 के बाद 2 से 16 है तो 15 पिन हो गया ना। Yes, 15 sir. पिन, हाँ, इधर है। और एक आपका पिन नंबर 39 है, ये आपका पिन बाई डायरेक्शनल है। ये बाई डायरेक्शनल है, किस पर्पज से बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि ये पिन जो है एड्रेस और डेटा बस मल्टीप्लेक्स्ड है। मल्टीप्लेक्स आप पढ़े होंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़े होंगे, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, पढ़े हैं? नहीं sir. मल्टीप्लेक्स नेटवर्किंग में भी पढ़ाया गया होगा आपको, मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्स का मतलब होता है सेम स्विच को डुअल मोड में वर्क करना है यहाँ, यानी एक से अधिक आपका जो है ये ऑपरेट करेगा, फंक्शनिंग के लिए यूज किया जाएगा। तो मल्टीप्लेक्सिंग यानी ये जो पिन नंबर 2 से 16 है या 39 है, यहाँ पर एड्रेस और डेटा बस मल्टीप्लेक्स्ड है, यानी कि ये बाई डायरेक्शनल पिन किसके चलते हैं नीतू कुमारी? ये बाई डायरेक्शनल पिन एड्रेस बस के चलते हैं या डेटा बस के चलते हैं? डेटा बस के कारण। हाँ, डेटा बस के चलते हैं। एड्रेस बस तो यूनिडायरेक्शनल होता है, तो ये बाई डायरेक्शनल डेटा बस के चलते हैं। और ये जो 16 पिन है, ये 16 पिन में आपका डेटा बस तो कंप्लीट हो गया, 16 बिट हो गया ना, 16 बिट का जो डेटा बस है Yes, sir. 8086 में, ये कंप्लीट हो गया, बच गया 4 एड्रेस बस। तो ये 4 एड्रेस बस आपका ये है 1 2 3 और ये ऊपर 4, ये 4 एड्रेस बस स्टेटस बस के साथ मल्टीप्लेक्स है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 20 पिन आपका जब डिस्कस करेंगे तो इसमें डेटा और एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी आउट ऑफ 40 20 पिंस आर यूज्ड फॉर एड्रेस एज वेल एज डेटा बस। ठीक है ना। तो वन बाय वन वी डिस्कस। फर्स्ट वी डिस्कस पिन नंबर 2 टू पिन नंबर 16 एंड पिन नंबर 39, दैट इज 16 पिंस। ये 16 पिन आपका क्या है, ये 16 बिट एड्रेस बस और डेटा बस कंप्लीट होता है यहाँ पर, क्योंकि फर्दर जो आपका 4 पिन हम लोग A16 के बाद 17 18 19, A16 17 18 19 जो 4 पिन हम लोग डिस्कस किए करेंगे, वो पिन आपका जो स्टेटस बस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड है, इसलिए आप वहां देखेंगे कि वो यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल नहीं है। यानी पिन नंबर 35 से लेकर 38 तक का जो पिन है ये यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि
लॉजिकल एड्रेस कौन जनरेट करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन में? लॉजिकल एड्रेस सीपीयू जनरेट करता है। तो सीपीयू जनरेट द लॉजिकल एड्रेस, इसलिए ये एड्रेस जो आपका है आउटवर्ड टू सीपीयू है, सीपीयू से बाहर की तरफ दिख रहा है। यानी ये जो एड्रेस बस है, इस यहाँ से आपका एड्रेस जो है ये सीपीयू जनरेट करता है, जो एड्रेस वो बाहर जाएगा, जिसके ऊपर आपका प्राइमरी मेमोरी फेचिंग ऑपरेशन इनिशिएट करेगा कि किस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को कहां से फेच करना है रीलोकेट करने के लिए। तो यहाँ पर अब देखिए, ये जो पिन 16 पिन हम लोग डिस्कस की, ये बाई डायरेक्शनल पिन है क्योंकि इसमें दोनों तरफ डायरेक्शन है। और AD0 टू AD15 पहले समझिए, AD0 टू AD15 जो 16 पिन है, चूंकि ये पिन नंबर 39 में आपका ये एग्जिस्ट करता है AD15, इधर आपका 14 पिन है AD0 टू AD14, और एक पिन AD15 39 नंबर पर है, जिसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट लिख सकते हैं AD0 टू AD15। अब ये जो नाम है ये दो सेक्शन में बटा हुआ है। AD0 to AD15 is further divided into two sections, that is A0 to A15, that is for address bus, D0 to D15, that is for data bus। ठीक है, तो जब ये एड्रेस बस का काम करेगा तो उसका नेमिंग कन्वेंशन A0 से 15 यूज होगा, जब ये डेटा बस का काम करेगा तो इसका नेमिंग कन्वेंशन D0 से D15 यूज होगा। अब ये मल्टीप्लेक्स्ड है, ये पिन जो है दिस इज मल्टीप्लेक्स्ड विथ डेटा एंड एड्रेस। तो डेटा और एड्रेस बस से ये मल्टीप्लेक्स्ड है। इसका मतलब कि अब ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो पिन है कब डेटा बस का काम करेगा, कब एड्रेस बस का काम करेगा, क्वेश्चन आएगा ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये जो पिन है ये मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस जो माइक्रो प्रोसेसर का है, ये जब भी आपका ALE यानी एड्रेस लैच इनेबल पिन हाई होगा, एड्रेस लैच इनेबल पिन हाई होगा, आगे हम लोग देखेंगे आपका एड्रेस लैच इनेबल पिन नंबर 25 जो मिनिमम और मैक्सिमम में डिफरेंटली यूज होता है। ALE आपका मिनिमम मोड में है, तो ALE का मतलब होता है एड्रेस लैच इनेबल, यानी एड्रेस लैच इनेबल जैसे ही हाई होने का मतलब है कि ये पिन आपका जो है एड्रेस को कैरी करेगा, यानी जब तक ALE ऑन होगा तब तक ये एड्रेस कैरियर होगा, एड्रेस को कैरी करने के लिए काम करेगा। जैसे ही ALE पिन लो होगा, यानी ALE का वैल्यू ALE इज इक्वल टू 0 होगा, तो these pins carry data. This point is clear to you? Whenever these pins are carrier of address and whenever these pins are carrier of data, it is clear to you? यस सर। यानी ये क्वेश्चन रहेगा आपको कि whenever the particular pin यानी AD0 to AD15 works as an address bus, and whenever it works as a data bus, so you have to give the conclusion that whenever the ALE is on, whenever ALE is at logic 1, then the AD0 to AD15 is the carrier of address, and whenever ALE is 0, then the same pin is the carrier of data in place of address. तो एड्रेस बस आपका तब तक काम करेगा जब ALE ऑन होगा, ALE ऑफ होगा तो ये डेटा बस का काम करने लगेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो ये आपका हो गया 16 पिन, और 4 जो आपका डेटा एड्रेस बस बच गया, वो 4 एड्रेस बस के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे पिन नंबर 35 टू 38, दैट इज आउटवर्ड पिन। आउटवर्ड पिन इसलिए है क्योंकि आउटवर्ड पिन को आप आउटपुट पिन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो चारों पिन है ये CPU इससे बाहर की तरफ एड्रेस भेजता है या स्टेटस जो भी है। तो A16, A17, A18, A19 अगेन वही चीज है कि ये जो 4 पिन है ये स्टेटस बस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड है। तो कब एड्रेस बस काम करेगा? जैसे आप 16 पिन हम लोग डिस्कस किए, यहाँ पर भी जब ALE ऑन होगा तो ये एड्रेस बस के रूप में काम करेगा, जब ALE ऑफ होगा तो ये स्टेटस बस के रूप में काम करेगा। यानी when it is the carrier of status, कब कैरियर होगा? स्टेटस का कैरियर कब करेगा कैरी? जब ALE 0 होगा, और एड्रेस को कब कैरी करेगा? जब ALE 1 होगा। वन होगा। सेम स्ट्रेटजी जो हम लोग पहले में पढ़े,
अब यहाँ पर क्या है कि 4 स्टेटस बिट्स जो आपका सिग्नल है उसमें से 2 हमारा जो है वो किसी न किसी सेगमेंट को एक्सेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी S4 और S3 का जो कॉम्बिनेशन है 0 1 0 0, अब ये कॉम्बिनेशन भी कैसे बनाते हैं, 2 इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। पहला वाला S4 के लिए 4 का हाफ करेंगे 2 0 2 1, और दूसरा S3 के लिए 2 का हाफ करेंगे 1 0 1 1। अब ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो है पर्टिकुलर सेगमेंट रजिस्टर को एक्सेस करता है। यानी अगर S4 S3 दोनों 0 होगा तो एक्स्ट्रा सेगमेंट आपका एक्सेस होगा, 0 1 होगा तो स्टैक सेगमेंट एक्सेस होगा, 1 0 होगा तो कोड सेगमेंट होगा। अगर आप कोड यानी इंस्ट्रक्शन लिखना शुरू कर दिए हैं, अगर इंस्ट्रक्शन लिखना शुरू नहीं किए हैं तो नो सेगमेंट होगा, कोई भी सेगमेंट नहीं होगा। जैसे आप फाइल को ओपन करके बैठे हुए हैं तो ये S4 S3 आपका तो इस मोड में होगा ये कॉम्बिनेशन, लेकिन जब तक कि वहां लिखना शुरू नहीं करते, जैसे #include_studio.h ये लिख दिए तो आपका कोड इंस्ट्रक्शन इनिशिएट हो गया, लेकिन आप फाइल ओपन करके बैठे हुए हैं ना, उसमें हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं ना मेन लिख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज द नो सेगमेंट यूटिलाइज्ड ओवर देयर, ओनली द फाइल नेमिंग कन्वेंशन इज क्रिएटेड। ठीक है ना। नाउ लास्ट वन जो क्या है 1 1, ये है कि जब भी कोई डेटा आपको एक्सेस करना होगा तो दैट इज द डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट इज एक्सेस्ड व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ S4 एंड S3 इज 1 1। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो S5 और S6 है तो S5 आपका इंटरप्ट फ्लैग को इनिशिएट करता है, यानी S5 आपका जो है वो डिपेंड करेगा कंडीशन ऑफ IF ऑन होने का मतलब है कि इंटरप्ट फ्लैग ऑन हुआ, और ऑफ होने का मतलब है किसी तरह का कोई इंटरप्ट ऑन नहीं हुआ। और S6 हमेशा लॉजिक 0 पर होता है, यानी S6 का वैल्यू चेंजेबल नहीं है, तो जो आपका स्टैटिक है इंटेल 8086 के केस में। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा जो है पॉइंट, हाँ, नेक्स्ट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, दैट इज द मास्केबल एंड नॉन मास्केबल। तो एक आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटरप्ट में। नॉन मास्केबल ये आपका हार्डवेयर इंटरप्ट है और इसको आप सॉफ्टवेयर से डिजेबल्ड नहीं कर सकते हैं। बेसिकली इट इज ए टाइप 2 इंटरप्ट ऑफ 8086। अभी देखिए कि बाई डायरेक्शनल है। ठीक है ना। तो नॉन मास्केबल इंटरप्ट। सेकेंड वन इज द INTR, दैट इज द इंटरप्ट रिक्वेस्ट। अब ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट कब होगा, जब कोई प्रोसेसर, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा ट्रांसफर स्कीम। तो सबसे शुरू में जो कंप्यूटर यूज होता था वहां पर प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट होता था। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट का मतलब है कि एक बार कोई प्रोसेस सीपीयू में एलोकेट हो गया तो दूसरा प्रोसेस तब तक सीपीयू में नहीं जाएगा जब तक कि वो पहला वाला प्रोसेस सीपीयू को रिलीज नहीं करता है। अब वहां क्या हुआ कि आपका सीपीयू आइडल स्टेट में चला गया, कब, जब कोई रिसोर्स का जरूरत है, रिसोर्स अनअवेलेबल है, तो आपका जो है वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। तो दूसरा कंसेप्ट लाया गया डेटा ट्रांसफर में, इंटरप्ट ड्रिवन, यानी कि अगर कोई इंटरप्ट जनरेट हो रहा है, कोई प्रोसेस को किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, तो हम सीपीयू को आइडल स्टेट में नहीं जाने देंगे, हम सीपीयू को दूसरा प्रोसेस एलोकेट करेंगे और वो पहले वाला प्रोसेस को ISR के थ्रू हैंडल करेंगे, यानी इंटरप्ट सर्विस सबरूटीन। तो सेकेंड हमारा वर्जन आया जिसमें हम इंटरप्ट ड्रिवन कॉन्सेप्ट लाए डेटा ट्रांसफर में। और थर्ड कॉन्सेप्ट आया DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। पहले वाला जो दोनों है इसमें सीपीयू का इंटरवेंशन होता था, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ सीपीयू ये काम होता था, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट या इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट। तीसरा जो आया DMA, जो अभी भी यूज होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसमें हम लोग इन एब्सेंस ऑफ सीपीयू वांट टू मूव डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो आपको पहले से पता है कि किसी भी तरह का डेटा एड्रेस या कुछ भी मूव करने के लिए हमको सिस्टम बसेस चाहिए, एंड द कंट्रोल इज अंडर सीपीयू। सीपीयू के पास बसेस का कंट्रोल सीपीयू के पास है। तो DMA का मतलब हुआ कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मतलब कि इन बिटवीन पेरिफेरल एंड योर मेमोरी और पेरिफेरल के बीच में डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर हो इन एब्सेंस ऑफ सीपीयू, मतलब सीपीयू का उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। तो अब इसके लिए क्या है, DMA कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट आया जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। DMA कंट्रोलर बेसिकली आपका डिस्क कंट्रोलर से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, यानी डिस्क कंट्रोलर
को जब भी आपको डीएमए ऑपरेशन इनिशिएट करना होगा तो डिस्क कंट्रोलर क्या करेगा, डीएमए कंट्रोलर को डीएमए इनिशिएट करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। अब चूंकि डीएमए कंट्रोलर जो है उसके पास सिस्टम बसेस का ऑथोरिटी नहीं है, तो वो परमिशन लेना चाहेगा ना, किससे परमिशन लेगा, सीपीयू से। तो सीपीयू से जब वो परमिशन लेगा तो सीपीयू ऐसा नहीं ना है कि दरवाजा खटखटाया और सीपीयू ने उसको परमिशन दे दिया। तो सीपीयू जब उसको परमिशन के लिए जब वो नॉक करेगा तो पहले अपना इंटरनल ऑपरेशन पूरा करेगा, पूरा करने के बाद उसको एक्नॉलेज करेगा, ठीक है हम होल्ड करते हैं, थोड़ा देर के लिए आप बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ठीक उसी तरह से है कि राज वर्मा के घर पर किसी तरह का इवेंट है और राज वर्मा को बहुत सारे लोगों को मूव कराना है। एक मिनट, ठीक है ना। तो राज वर्मा को का इवेंट मैनेज करना है, तो हो सकता है कि राज वर्मा को पूरा बस का जरूरत पड़े 2-3 दिन के लिए। अब राज वर्मा उसके लिए 2-3 दिन का काम के लिए बस तो खरीदेगा नहीं, तो राज वर्मा को आप ट्रीट करिए एज ए डीएमए कंट्रोलर। तो राज वर्मा, नीतू कुमारी इज द ऑनर ऑफ बस। तो राज वर्मा जो है कुछ दिन के लिए नीतू कुमारी के बस को हायर करेगा। तो ये सीपीयू, नीतू कुमारी इज द सीपीयू, ठीक है ना, इसके पास बस का कंट्रोल है। तो ये थोड़ी देर के लिए अपना चाबी, बस का चाबी जो है वो राज वर्मा को हैंड ओवर कर देगी। तो राज वर्मा अब 3 दिन के लिए मालिक हो गया, यानी कि 3 डेज के लिए राज वर्मा जो है ऑनर ऑफ दैट बस हो गया। नीतू कुमारी से पूछने का जरूरत नहीं है कि कहाँ कब बस को रोकना है, कहाँ मूव कराना है, किस शहर से कहाँ ले जाना है। तो 3 दिन का वो आप ऑनरशिप ले लिए, यानी कि 3 दिन के लिए पे कर दिया है, पेमेंट कर दिया है। तो सेम थिंग है यहाँ पर भी कि आपका डीएमए कंट्रोलर फॉर टाइम बिंग बसेस का ऑथोरिटी लेता है, और उसके लिए आगे पिन हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई पर्टिकुलर पिन है जिस पिन के थ्रू वो रिक्वेस्ट को सबमिट करता है, और एक दूसरा पिन है जिससे उसको सीपीयू का एक्नॉलेजमेंट भी मिलता है कि सीपीयू ने उसके रिक्वेस्ट को होल्ड कर लिया, यानी कि उसके रिक्वेस्ट के बेसिस पर बसेस को थोड़े देर के लिए रिलीज कर दिया, ठीक है ना। अब ये इंटायर एक्टिविटी जो है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी डायग्रामेटिक देखेंगे कि ये डीएमए सेशन कैसे लॉगिन होता है, ठीक है ना। यू जस्ट रीजॉइन and give your attendance in the next session.